मैंने आपको बताया इंस्पेक्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें तीन पैरामीटर आते हैं: टेम्परेचर, रेस्पिरेशन रेट और पल्स रेट। तो टेम्परेचर किसी भी डिजीज के लिए जो डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर वगैरह, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो आपको ये अगर आपने टेम्परेचर वगैरह आपने पता कर लिया तो उसी बेसिस पे आप डिजीज को डायग्नोसिस कर पाओगे। तो सबसे ये जो रिकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है जानवर का, जो बॉडी टेम्परेचर के लिए जो साइट होती है वो पर रेक्टल वॉल होती है। तो इसके लिए बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए अपन को डिजिटल थर्मामीटर यूज कर सकते हैं या फिर मर्करी थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए जब आप बॉडी टेम्परेचर रख रहे हो? अगर मान लो जानवर अगर दूर दूर दूरी दूरी से आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, तो एनिमल को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और साथ में अगर मान लो नहीं, वो डरा होना चाहिए। अदरवाइज जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो इंटरफेरेंस कर जाएगा, उसके केस में आप डायग्नोसिस के केस में इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसके लिए जो नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यूज होती है, जैसे कैटल के लिए जो डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखा है 100 to 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में से आता है 37.8 to 39.2। तो ऐसे तरह के सभी के लिए काफ, बफेलो, गोट, शीप वगैरह, इनके लिए जो नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यू अपने को दे रखी होती है। मान लो टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आपको कन्वर्ट करना होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस 9/5 प्लस 32 अपन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल कैटल के लिए रेंज है 37.8 to 39.2, तो अपन 39.2 इसको लेके इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 32 करके अपने पास टेम्परेचर आएगा 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह अपन इसको कन्वर्जन कर लिया। जो मैंने बताई थी नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यू से, इनमें किसी भी तरह का अगर जो कोई भी अगर वो वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो वो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। मान लो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर कैटल के लिए 102.5 है, अगर उससे कम आ गया लाइक 90 to 99 98 अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अपन उस केस में कह सकते हैं उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है। और ये मेनली देखने को मिलता है शॉक, एक्सट्रीम और कोल्ड एनवायरनमेंट में। अगर मान लो टेम्परेचर अपने को रिकॉर्ड हो रहा है 106 107, तो अपन एस्टिमेट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया कंडीशंस। तो ये मेनली देखने को मिलती है हीट स्ट्रोक में। ये साथ में एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं फीवर और पायरेक्सिया। वो कब होता है? जब आपके पास जो जो टॉक्सिन्स ब्लड में टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज हो जाए बाई इन्फेक्शियस एजेंट के साथ, और साथ में बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाए, उसी को बोलते हैं अपन फीवर और पायरेक्सिया अपन कह सकते हैं। दूसरा पार्ट आ रहा है आपका रेस्पिरेशन, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी रेस्पिरेशन। आपको पता होना चाहिए कि इसका फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कौन सी कंडीशंस को जानने के लिए। तो सबसे पहले होता है उसकी रेस्पिरेशन रेट, अपन पर मिनट में कितने रेस्पिरेटरी साइकिल होती है, कैसे आप उसको काउंट कर सकते हैं। पहले तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिब केज और फ्लैंक के जो मूवमेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कितनी देर में। दूसरा, आप नोस्ट्रिल्स के आगे अपने जो हाथ के जो बैक साइड उसको होल्ड करके काउंट कर सकते हो। तीसरा होता है भाई ऑस्कल्ट, थोरेक्स और जो ट्रैकिया और जो लंग्स वगैरह है उसमें ऑस्कल्टेट करके भी आपको काउंट कर सकते हैं। ये ऑस्कल्टेशन के लिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उसको ऑस्कल्टेशन किस साइड पे कैसे किया जाता है। अब आता है इसके जो फ्रीक्वेंसी रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या इसमें जो अफेक्शंस होते हैं। जैसे यूपनिया अपन कह सकते हैं जिसमें ब्रीदिंग नॉर्मल चलती है। पोलिपनिया है जिसमें क्या होता है रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, साथ में डेप्थ भी बढ़ रही है। ओलिक्विड में अपने क्या है रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है कम हो जाती है। और एपनिया में अब जो कंप्लीट जो रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल सीज हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन। अब आप देखोगे हर एक जानवर का अलग अलग किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। जैसे इसमें डॉग और कैट्स में अपने को मेनली देखने को मिलेगा थोरेसिक और कोस्टल रीजन, जो रिब्स वगैरह, क्योंकि इसमें थोरेसिक और रिब्स जो मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। हॉर्स में अपने को देखने को मिलेगा थोरेको एब्डोमिनल, जिसमें अपने थोरेको और एब्डोमिनल दोनों अपने को देखने को मिला है, क्योंकि इसमें थोरेक्सिक और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व हो रही है रेस्पिरेशन में। तीसरा आता है इसमें कैटल, बफेलो, शीप एंड गोट में देखने को मिलता है प्योरली एब्डोमिनल अपने को देखने को मिलता है इसमें। एक टर्म है डिस्पनिया, जिसे अपन कह सकते हैं वो डिफिकल्ट ब्रीदिंग अपन कह सकते हैं, मेनली जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ये कंडीशन देखने को मिलती है निमोनिया वगैरह कंडीशन पे। कई बार देखा होगा कुछ रेस्पिरेटरी नॉइजेस साउंड वगैरह अपने को प्रोड्यूस होती है, जैसे स्नीजिंग अपन कह सकते हैं। मान लो किसी भी नेजल इरिटेशन राइनाइटिस के केस में देखने को मिलता है। फेरेंज में कोई भी अगर कुछ फंस गया हो तो उसमें स्नोरिंग साउंड होती है। लेरिंग्स में भी किसी भी तरह का कोई भी चीज़ वगैरह फंसने की वजह से इसमें रोरिंग साउंड आती है। या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकोसा में अगर कोई भी इरिटेशन हो रहा है तो उसमें कफिंग वगैरह साउंड आती है। जो फ्रेनिक नर्व इरिटेशन की वजह से अपन कह सकते हैं कि जो शॉर्ट जर्की रेस्पिरेशंस होते हैं वो उनको अपन बोलते हैं हिकअप। तो ये रेस्पिरेटरी नॉइसेस हमने को प्रोड्यूस होती है। अब ये बताता है कि जो नॉर्मल क्लिनिकल वैल्यू होती है रेस्पिरेशन रेट की, जैसे कैटल में 16 से 22 पर मिनट, बफेलो में 22 से 28 प्लस पर मिनट, गोट एंड शीप में 20 से 30 पर मिनट, हॉर्स में 10 से 15 पर मिनट। जो डॉग होते हैं लार्ज ब्रीड लार्ज साइज में वो 15 से 25 पर मिनट होती है। डॉग स्मॉल में 20 से 30 पर मिनट, काफ में होते हैं 27 से 30 पर मिनट, और फॉल में होते हैं 15 से 30 पर मिनट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हमेशा रेस्पिरेशन रेट हमेशा देखने को हाई मिलती है। तो जैसे फॉल वगैरह है, काफ वगैरह, इनमें देखो रेस्पिरेशन रेट 27 से 30 है। तो जैसे यंग एज में सबसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट हमेशा देखने को ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा आता है पल्स। पल्स क्या होता है कि वे वो ब्लड होता है इन द आर्टरी जो क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
हैं कि जो एक वेव चलता रहता है उसको बोलते हैं पल्स। पल्स का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको उसी से पता चल जाएगा कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टेटस क्या है, किस तरह का प्रोग्नोसिस वगैरह में भी आपको हेल्प करने में हेल्प मिल जाएगी। अब पल्स रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहले जो साइट होती है, हॉर्स के लिए अपन एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, कैटल बफेलो में मिडल कॉक्सिजियल आर्टरी, सीप एंड गोट पिग डॉग में फेमोरल आर्टरी होते हैं। पल्स लेने के लिए हमेशा कैसे, पल्स रिकॉर्डिंग के लिए एनिमल को फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रेन होना चाहिए। ये हमेशा डिजिटल फीलिंग से उसको अपन रिकॉर्ड कर सकते हैं। शुड बी रिकॉर्डेड फॉर ये 30 सेकेंड व 1 मिनट तक अपने को रिकॉर्ड रखना चाहिए। हमेशा क्या रखना चाहिए, हार्टरी को हमेशा हेल्ड इन पोजीशन अगेंस्ट बोन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर की हेल्प से अपने को हार्टरी को पोजीशन में रखना है। साथ ही अपने को कह सकते हैं जो मिडिल फिंगर है उसे अपन काउंट कर सकते हैं कितना जो पल्स रेट चल रही है। तो नॉर्मल वैल्यू होती है कैटल में 45 to 60 पर मिनट, काफ में होती है 80 to 100 पर मिनट, बफेलो में 40 to 62 पर मिनट होती है। तो ऐसे करके फाउल में जैसे 130 to 160 पर मिनट। तो इसमें भी यंग एज में भी पल्स रेट अपने सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रैपिड पल्स क्या होता है कि जो नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा हो जाए, जैसे मैंने देखने को मिलता है कि टॉक्सीमिया, लेमिनाइटिस, एनीमिया। स्लो पल्स होती है जिसमें पल्स रेट बिलो नॉर्मल से भी बहुत ही कम देखने को मिलती है, जैसे ये जॉन्डिस में, वैगल इंडाइजेशन या फिर पार्शियल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो ये 3 पैरामीटर थे, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स रेट। इन 3 पैरामीटर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज डायग्नोसिस के लिए। तो आज के लिए यही।